नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मुगल एम्पायर को डिस्कस कर रहे थे और कल इसका पहला वीडियो जो है हम लोगों ने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो को जाकर रेफर कर सकते हो। उसमें हम लोगों ने डिटेल से मुगल एम्पायर के जितने भी राजा थे, एम्पेयर्स थे, उसके बारे में डिस्कस किया है। आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं और पार्ट 2 में हम लोग मुगल एम्पायर के आर्ट एंड आर्किटेक्चर, म्यूजिक, इन सब बारे में इसके डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी जो था वो सूरी एम्पायर की स्थापना जो है शेर शाह सूरी ने की थी और उसने जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में बहुत सारा काम उसने किया था। और मेनली जो उसका वर्क था, जैसे जो भी उसने डिपार्टमेंट्स वगैरह खोले थे, बनाए थे, वो एक तरह से जो दिल्ली सल्तनत पीरियड में जो चल रहा था उसी प्रकार का डिपार्टमेंट उसने बनाया था और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी उसका दिल्ली सल्तनत के टाइप का ही लगभग सेम टू सेम था। उसने जो है 4 डिपार्टमेंट बनाए थे सेंट्रल गवर्नमेंट पे। पहला था दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत जो फाइनेंशियल मैटर्स से डील करता था, जैसे कलेक्टिंग टैक्सेस एंड मेंटेनिंग अकाउंट्स, ये सब काम होता था दीवान ए विजारत का। दूसरा डिपार्टमेंट उसने बनाया था दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज जिसका हेड होता था अर्ज ए ममल्लिक और यह एक मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था। दीवान ए अर्ज जो है यह एक मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था और इसका हेड कौन होता था? अरीज ए ममल्लिक। तीसरा डिपार्टमेंट बनाया था उसने दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत और इसको हेड करता था कौन? सदर, और यह रिलीजियस और फॉरेन मैटर में डील करता था, रिलीजियस और फॉरेन मैटर में। चौथा डिपार्टमेंट बनाया था दीवान ए एंसा। दीवान ए एंसा जो है रॉयल ऑर्डर्स और जो कॉरेस्पोंडेंस जो डिफरेंट पार्ट्स में होते थे उस समय स्टेट के, उससे डील करता था दीवान ए एंसा। एएन श्रीवास्तव जो एक हिस्टोरियन है, इनके अनुसार से 2 और मिनिस्टर्स जो थे उस डिपार्टमेंट में उस समय हुआ करते थे। कौन से थे? तो वो थे दीवाने बरीद। दीवाने बरीद जो पोस्टल सिस्टम जो था, पोस्टल सिस्टम से डील किया करते थे दीवाने बरीद। और दूसरे थे दीवाने काजा। दीवाने काजा जो थे वो एक तरह से एम्पेयर के बाद जो है चीफ जस्टिस हुआ करते थे। जो एम्पेयर जो है वो तो हेड होता था जस्टिस डिपार्टमेंट का, लेकिन उसके बाद जो है इन द एब्सेंस ऑफ एम्पेयर ये जो है चीफ जस्टिस हुआ करते थे दीवाने काजा। शेरशाह ने सरकार लेवल पे 2 और ऑफिसर को नियुक्त किया होता था। एक था सिकदर ए शिकदरन। सिकदर ए शिकदरन, इसका वर्क था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और दूसरा था मुंसिफ ए मुंसिफान। इसका काम था रेवेन्यू को, जितने भी रेवेन्यू कलेक्ट होते हैं उसको सुपरवाइज करना। ये काम जो है शेरशाह के 2 ऑफिशियल्स किया करते थे। जो शेरशाह के समय में लैंड रेवेन्यू जो था वो एक मेजर पार्ट हुआ करता था। लैंड रेवेन्यू से जो रेवेन्यू जनरेट होता था लैंड से, वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का मेजर इनकम हुआ करता था। और जनरली जो है 1/3 ऑफ इनकम जो है 1/3 ऑफ इनकम जो है वो कलेक्ट किया जाता था क्रॉपर्स से, यानी कि जो खेती करते थे उनसे 1/3 जो है वो इनकम एज लैंड रेवेन्यू जो है वो लिया करता था। उसने एक सिकंदरी गाजा करके एक लैंड मेजरमेंट का एक तरह से लैंड को मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाया हुआ था, सिकंदरी गाजा, जो 32 पॉइंट्स का होता था। उसने रेगुलर पोस्टल सर्विस की शुरुआत की थी और उसने बहुत सारा सिल्वर कॉइन्स को भी उस समय इशू किया था। जो मेजर वर्क्स जो उसका था वो कम्युनिकेशन, जो बिल्डिंग रोड्स होता है उस क्षेत्र में उसने बहुत सारा काम किया था। उसने जो मेजर रोड्स बनवाए थे उसमें एक था ग्रैंड ट्रंक रोड, कहाँ से कहाँ तक था? सुनार गांव से लेकर पेशावर तक। दूसरा रोड उसने बनवाया था आगरा से मुल्तान तक। तीसरा रोड उसने बनवाया था मुल्तान से लाहौर तक। और चौथा रोड उसने बनवाया था मांडू से लेके आगरा तक। ये जो शेरशाह था, शेरशाह पुराना किला को बनवाने का जो श्रेय है वो भी शेरशाह को ही जाता है। और शेरशाह वाज ऑल्सो अ फाइन आर्किटेक्ट। अब एक समय ये देख लेते हैं कि जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट कैसा था उस समय का। तो ये देखते हैं तो मुगल एम्पेयर्स जो हुआ करते थे वो ट्रेड को बहुत इनकरेज करते थे, यानी कि ट्रेड विद इन द कंट्री हो या आउटसाइड ऑफ द कंट्री हो, वो ट्रेड को बहुत जो है इनकरेज किया करते थे। ट्रेड से उनका बहुत जो है मुनाफा हुआ करता था। और ट्रेड एफिशिएंटली ढंग से चल सके इसलिए उन लोगों ने क्या किया था कि बहुत सारे टोल्स एंड ड्यूटीज़ को जो है वो अबॉलिश कर दिया था। तो बहुत सारे टोल्स और ड्यूटीज़ उनसे पहले जो लगा हुआ था उन सब टोल्स और ड्यूटीज़ को उन लोगों ने अबॉलिश कर दिया था। मेनली जो था उनके समय में क्या था कि जो कस्टम ड्यूटी जो हुआ करता था, कस्टम ड्यूटी वो
2.5% के करीब हुआ करता था कस्टम ड्यूटी। और जो मेन जो आइटम ऑफ एक्सपोर्ट जो इंडिया से बाहर जाता था, उनमें कौन कौन सा आइटम था? तो उनमें था कॉटन, इंडिगो, सॉल्ट पीटर, स्पाइसेस, ओपियम, शुगर, वुलन एंड सिल्क क्लॉथ्स, यार्न, एसाफिडा, सॉल्ट, बीड्स, बोरैक्स, टर्मेरिक, लैक, सीलिंग वैक्स एंड ड्रग्स ऑफ वेरियस काइंड्स। ये सब जो है, ये सब आपको याद रखना है। कभी कभी यूपीएससी वगैरह के एग्जाम में ऐसे दे देता है कौन कौन से जो चीज़ थे वो एक्सपोर्ट किया करते थे मुगल्स। तो ये सब आपको याद रखना है। कॉटन क्लॉथ हो गया, जैसे इंडिगो, सॉल्ट पीटर वगैरह हो गया, ये सब जो है उस समय एक्सपोर्ट हुआ करता था। और जो मेन इम्पोर्ट का जो आइटम था वो था हॉर्सेज, लग्जरी गुड्स होता था। अपर क्लास जो उस समय होते थे वो लग्जरी गुड्स जो मंगवाते थे, या फिर रॉ सिल्क मंगवाते थे, एम्बर, प्रीशियस स्टोन्स, सुपीरियर टेक्सटाइल्स जैसे सिल्क हो गया, वेलवेट हो गया, परफ्यूम्स, ड्रग्स, चाइना गुड्स एंड यूरोपियन वाइन्स। ये सब चीज़ें जो है उस समय उन लोगों के समय में इंपोर्ट होता था, इंडिया में आता था। The manufacture of cotton goods has assumed such extensive proportions that India sent cloth to almost half the world। देखिए मतलब कितना इंपॉर्टेंट है कि जिस उस समय में इंडिया जो है कॉटन गुड्स को लगभग हाफ ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया करता था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारा इतना मतलब बेहतरीन था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतना वेल फ्लरिश्ड था कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड में हम लोग टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट किया करते थे। और अकबर ने क्या किया था? अकबर ने किया था कि सिल्क वीविंग इंडस्ट्री जो है वो लगाया था। कहाँ कहाँ पे? तो लाहौर में, आगरा में और फतेहपुर सीकरी में। लाहौर, आगरा, फतेहपुर सीकरी में उसने जो है सिल्क वीविंग इंडस्ट्री को लगवाया था। और बहुत सारा जो फैक्ट्रीज थे उसको चलाने के लिए वो बाहर से भी कारीगर्स को बुलाता था। जैसे वो पर्सिया से बुलाता था, कश्मीर से बुलाता था और तुर्किस्तान से बुलाता था। अब हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में देख लेते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज़ मुगल्स के काल में कैसा था। तो जब फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पर बैठा हुआ था, उसी समय से हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है फ्री चैरिटेबल हॉस्पिटल्स जो है वो बनना शुरू हो गए थे। और उसी को जो है मुगल्स ने जो भी उसी को कंटिन्यू रखा, और जो गरीब लोग होते थे उस सब के लिए जो है वो हॉस्पिटल्स बनाए जाते थे और उनका इलाज जो है वहीं पर हुआ करता था। तो जहांगीर ने अपने ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि जब वो गद्दी पर बैठा था, दैट ऑन हिज एक्सेशन टू द थ्रोन, उसने जो ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस से हर बड़े सिटीज़ में हॉस्पिटल्स खोले जाए। और वो हॉस्पिटल्स किसके लिए? जो गरीब लोग होते हैं वो आके वहाँ पर अपना इलाज करवा सके। और इसका जो है वर्णन कहाँ पे मिलता है कि उसने जो हॉस्पिटल्स का ऑर्डर दिया था, तो जो सैलरी जो पे किया करता था अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, उससे जो है पता चलता है कि उस समय जो है उसने बहुत सारा हॉस्पिटल को ओपन करवाया था और मेडिसिन को भी डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता था। जरा सोशल कस्टम के बारे में देख लेते हैं। तो सोशल कस्टम उस समय कैसा था कि सोशल कस्टम में हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों जो थे लगभग उन लोगों में लगभग सेम ही चलता था। जो मैरिज का एज था वो लगभग जो है 8 साल 9 साल के करीब था। गर्ल की मैरिज जो है 8 साल के अंदर हो जाया करती थी, बॉयज़ का मैरिज 10 साल के अंदर में हो जाया करता था। और ये जो है ये प्रथा हिंदू और मुस्लिम्स दोनों में चलते थे, यानी कि जो चाइल्ड मैरिज था वो उस समय प्रीवेलेंट था। अब एक और आर्ट एंड कल्चर के बारे में देख लेते हैं कि आर्ट एंड कल्चर उस समय कैसा था। तो मुगल पीरियड के समय में आर्किटेक्ट्स जो है, पोएट्स है, हिस्टोरियंस है, पेंटर्स है, म्यूजिशियंस है, ये सब काफ़ी फ्लरिश्ड हुए। इन सबको काफ़ी पैट्रनाइज किया गया मुगल एम्पेरर्स के द्वारा। और अब एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो जो अकबर के समय में ये देखा गया कि अकबर ने लॉजिकल, फिलोसफिकल एंड स्कॉलिस्टिक थियोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। उसके समय में स्कॉलर्स हुआ करते थे जैसे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस। इस प्रकार ये जो है उस समय के एक स्कॉलर थे। और ये भी बताया जाता है कि उस समय जो है जो एजुकेशन का क्षेत्र था अरब के साथ काफ़ी कांटेक्ट में था, यानी कि जो एजुकेशन होते थे वो अरब से काफ़ी लिंक्ड हुआ करते थे। अरब का एजुकेशन भी इंडिया में पढ़ाया जाता था। बहुत सारे जो कॉलेज थे वो मतलब खोले गए थे उस समय में। किसके द्वारा खोले गए? तो गाजीउद्दीन खान फिरोज के द्वारा कॉलेजेस खोले गए, शरफुद्दौला के द्वारा खोला गया, रोशनुद्दौला के द्वारा दिल्ली में खोला गया। तो ये मुगल एम्पायर के समय में बहुत सारा कॉलेज भी खोला गया था फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद क्या हुआ कि इन 18th सेंचुरी दर्स ए निजामिया नेम्ड आफ्टर मुल्ला निजामुद्दीन
जो एक इंस्टीट्यूट खोला गया जिसका नाम था दर्स-ए-निज़ामिया, जिसका नाम रखा गया मुल्ला निजामुद्दीन के नाम पर। और यह एक तरह से ग्रामर, रेटोरिक, फिलॉसफी, लॉजिक, स्कॉलस्टिसिज्म, तफसीर, यानी कि तफसीर का मतलब होता था जो कमेंट्री होता था कुरान पे वो, और फिक यानी कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस यानी कि इस्लामिक में लॉ एंड ऑर्डर कैसा चलता था, और मैथमेटिक्स, इन सब बारे में इसमें डिस्कस किया जाता था दर्स-ए-निज़ामिया में। और स्टूडेंट्स जो रिलीजियस अफेयर्स में जिनका जो है इंटरेस्ट रिलीजन में ज़्यादा होता था, उनके लिए मदरसा-ए-रहमिया नाम का भी इंस्टीट्यूट खोला गया था, जो जिस स्टूडेंट को अगर ऐसा लगता था कि उन्हें रिलीजन में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो जाके मदरसा-ए-रहमिया में जाके पढ़ते थे। मुग़ल काल में जो मुस्लिम वुमेंस थी वो भी लिटरेचर को काफ़ी पेट्रोनाइज किया करती थी। जैसे उस समय आपने देखा होगा कि मेमोयर्स ऑफ जो गुलबदन बेगम ने लिखा है, या फिर उसके फॉस्टर मदर महामंगा ने लिखा है। महामंगा ने भी एक कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? तो वो दिल्ली में महामंगा ने कॉलेज की स्थापना की थी। अकबर की वाइफ थी सलीमा सुल्ताना। द फेमस मुमताज़ महल एंड औरंगजेब सिस्टर द प्रिंसेस ऑफ जहान आरा बेगम वर ऑल्सो पोएट्रेस, यानी कि सुल्तान सलीमा सुल्तान या मुमताज़ महल या फिर अकबर की जो बहन थी जहान आरा बेगम, ये भी एक तरह से उस समय पोएटेस थी, यानी कि कवित्री हुआ करती थी। अब एक बार लिटरेचर के बारे में देख लेते हैं कि लिटरेचर उस समय कैसा था। तो मुग़ल काल में पर्शियन लैंग्वेज जो था वो काफ़ी इन्फ्लुएंस में था, और पर्शियन लैंग्वेज के बाद जो है कि अगर किसी लैंग्वेज को पैट्रोनाइज किया गया था तो वो हिंदी लैंग्वेज था। तो पहले किया गया था पर्शियन लैंग्वेज को, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज को। तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोमिनेंट ईरानी पोइट्स भी जो थे, जैसे उर्फ़ी, नज़ीरी, तालिब, कलीम, ये सब जो है वो इंडिया में माइग्रेट होके आए थे, और पर्शियन लिटरेचर को मुग़ल दरबार था उसमें वो फैलाते थे। मुग़ल दरबार में ये सब बताते थे पर्शियन लैंग्वेज में अपने पोइट्स को। फैजी जो था उस समय का, फैजी जो कि भाई था अबुल फजल का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट उस समय का एक तरह से पोइट हुआ करता था। उसने एक पोइट, और उसके बाद थे गालिब जो थे ये बहादुर शाह के समय में हुआ करते थे, और ये जो है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ईरानी पोइट्स लाइक उर्फ़ी, नज़ीरी, जहूरी और हज़ीन, इन सब के इन्फ्लुएंस में ये काम किया करते थे, और इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में काफ़ी सारा काम किया है। पोइट्री के अलावा हिस्ट्री और बायोग्राफी के फील्ड में भी काफ़ी सारा काम उस समय किया गया था। उस समय के हिस्टोरियंस जैसे अबुल फजल ने कौन सा बुक लिखा है, ये आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। उसका एक जो उस समय के जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे उनका नाम था बदौनी ने भी काफ़ी ज़्यादा काम किया था हिस्ट्री के फील्ड में, और उसे जो श्रेय जाता है कि उन्होंने बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी थी बाबरनामा, उसको जो है पर्शियन से लेके पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। और पर्शियन को किसने ट्रांसलेट किया था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने पर्शियन में ट्रांसलेट किया था बाबर का जो बुक था बाबरनामा, उसको। बदौनी के बारे में बात कर रहे थे, तो ये भी काफ़ी जो था एक मास्टर ऑफ टेलिंग फ्रेज एंड कैपेबल ऑफ इवोकिंग अ लाइफ लिविंग पिक्चर विद अ फ्यू डेफ्ट स्ट्रोक्स, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कंसुमेट एक तरह से आर्टिस्ट थे बदौनी, आर्टिस्ट और राइटर थे उस समय के। लिटरेचर में और भी आगे अगर देखा जाए तो उस समय जो है हिंदी जो था, मैंने बताया आपको कि पर्शियन के बाद जो था हिंदी लैंग्वेज को काफ़ी पैट्रोनाइज किया गया था मुग़ल कोर्ट में। और अकबर ने हिंदी कवि राय का नाम का एक जो है पोस्ट शुरू किया था, जिसको मालिक उल शोरा भी कहा जाता था। और मालिक उल शोरा के साथ में हिंदी कविराज का भी एक पोस्ट उसने क्रिएट किया था। और जो ग्रेटेस्ट हिंदी पोएट थे अकबर के समय में वो थे तुलसीदास जो थे वो अकबर के समय में ग्रेटेस्ट पोएट हुआ करते थे। बीरबल को जो है कवि राय माना जाता था, बीरबल को कवि राय माना जाता था, लेकिन जो है सबसे बेस्ट जो उस समय का था उसे अब्दुल रहीम माना जाता था। अब्दुल रहीम के जो कार्य अब्दुल रहीम ने जितना भी कार्य किया है उसको आज तक बेटर ढंग से प्रिजर्व रखा गया है, जबकि जो बीरबल का जो कार्य है उतना ढंग से प्रिजर्व अभी तक नहीं है। स्किलफुल राइटर इन हिंदी अब्दुल रहीम जो है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि अब्दुल रहीम जो था वो हिंदी के डेवलपमेंट में अब्दुल रहीम का काफ़ी ज़्यादा हाथ था। मुग़ल रूलर ने बंगाली, कश्मीरी, हिंदी, देक्कनी और जितने भी अदर रीजनल लैंग्वेज होते थे उनको काफ़ी ज़्यादा पैट्रोनाइज किया, और ये सब लैंग्वेज जो है वो मुग़ल काल में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुए थे।
द ट्रेंड वॉज मोस्ट पावरफुल इन रीजनल किंगडम्स विच ग्रीव आफ्टर द वीकनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत जब से कमज़ोर होने लगा था उसके बाद से ये ट्रेंड जो है पावरफुल होने लगा था। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वेल ऑर्गेनाइज सेंट्रल गवर्नमेंट एट दिल्ली रिजल्टेड इन ग्रेटर लिंग्विस्टिक यूनिफिकेशन, यानी कि जब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जब आई तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ज़्यादा सेंट्रलाइज होने लगा था, और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के कारण क्या हुआ कि इंडिया जो है ज़्यादा यूनिफाइड होने लगा था। यानी कि ये भी बोला जा सकता है कि मुगल काल में इंडिया जो है वो ज़्यादा यूनिफाइड था। अच्छा, अब आर्किटेक्चर के बारे में जान लेते हैं कि आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर जो था वो मुगल पीरियड में कैसा था। तो सबसे पहले जो है मुगल पीरियड को एक तरह से माना जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में ये सबसे मतलब ऊंचे स्तर पर ये आता है। यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मुगल पीरियड में बहुत सारा काम हुआ है। जो मेनली जो वर्क था वो एक्चुअली बाबर जब इंडिया आया था तो वो पर्सिया से बहुत सारे आर्टिस्ट को लेके आया था, और जो वर्क उसने शुरू किया था उसमें जो है पर्सियन आर्किटेक्चर की काफ़ी झलक मिलती है। लेकिन बाद में जो है हिंदी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो भी डेवलप होना शुरू हुआ, और बहुत सारे जगहों पे या बहुत सारा जो आर्किटेक्चर बनाया गया है उसमें हिंदी और पर्सियन दोनों का मिश्रण जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे पर्शियन इन्फ्लुएंस जो है वो कहाँ देखा जाता था, तो पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखाया था टॉम्ब ऑफ हुमायूं का जो टॉम्ब है वो बनाया हुआ है, वो पर्शियन में बनाया है। और अकबर का जो मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट था वो कौन था, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था, तो वो अकबर ने करवाया था। अकबर ने 2 और फोर्ट्रेसेस बनवाए थे। कहाँ बनवाए थे, आगरा और लाहौर में। लाहौर फोर्ट जो था वो रवि नदी के किनारे था, ये भी आपको याद रखना है, रवि नदी के किनारे है लाहौर फोर्ट। और जो आगरा फोर्ट है, आगरा फोर्ट जो है प्लान्ड एंड कंस्ट्रक्टेड ऑन प्रैक्टिकली द सेम ग्रैंड स्केल, यानी कि जिस प्रकार लाहौर फोर्ट था उसी प्रकार से आगरा फोर्ट का भी निर्माण उस समय करवाया गया था। जो अकबर के जो सक्सेसर हुए जैसे जहांगीर आर्किटेक्चर से ज़्यादा जो थे वो पेंटिंग और गार्डन्स में जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। यानी कि उसने बिल्डिंग्स कम बनवाई लेकिन पेंटिंग और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया गया था। जो जैसे शालीमार बाग हो गया और निशात बाग हो गया कश्मीर में, तो ये जो है जहांगीर के द्वारा इसे बनवाया गया था। और जहांगीर का जो मौसोलियम कहाँ पे है, शाहदरा लाहौर में है। तो इसे किसके द्वारा बनवाया गया था, ये नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। जो शाहजहां को ग्रेटेस्ट बिल्डर माना जाता है, क्योंकि शाहजहां के कारण में शाहजहां के समय में बहुत सारा बिल्डिंग्स को बनाया गया है। जैसे जो शाहजहां के समय में जो बनवाया, जैसे ताजमहल बनवाया गया है, रेड फोर्ट बनवाया गया, जामा मस्जिद दिल्ली बनवाया गया, ये सब जो है ये बनवाया गया था शाहजहां के समय में। और एक जो ब्यूटीफुल मॉस्क जो है वो ठट्टा में बनवाया गया था, ठट्टा इन सिंध में बनवाया गया था। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अब पेंटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पेंटिंग का श्रेय जो है, जब हुमायूं जब इंडिया में आया था वो 2 पेंटर को लेके आया था इंडिया में। तो उस पेंटर का नाम था ख्वाजा अब्दुल समाद एंड मीर सैयद अली। ख्वाजा अब्दुल समाद एंड मीर सैयद अली, ये जो 2 थे ये बेहजाद के प्यूपिल थे। इनको जो है ये काबुल से लेके इंडिया में आया था, और जो है पेंटिंग का जो क्षेत्र है वो इंडिया में जाके बढ़ा। अकबर के समय में क्या हुआ कि अकबर जब शासन में आया तो बहुत सारे पेंटर को वो क्या करता था, बहुत सारे पेंटर को मनसबदार या अहादीस बना देता था, और पेंटर को जो है काफ़ी रिवॉर्डेड भी किया जाता था। उस समय अबुल फजल लिखता है कि जो पेंटर्स जो पेंटिंग बनाते थे वो हर हफ्ते जो है वो राजा के पास उसे पेश किया जाता था, और राजा जो है वो देखता था कि किसकी पेंटिंग अच्छी है और उसे उसी हिसाब से रिवॉर्ड दिया जाता था, या फिर उसे जो है प्रमोशन दिया जाता था, और उसमें कोई उसके कार्य उसके उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई उसे अच्छा पोस्ट दिया जाता था। ख्वाजा अब्दुल समाद जो था वो हेड हुआ करता था उस समय के पेंटिंग के डिपार्टमेंट का ख्वाजा अब्दुल समाद जो है वो हेड हुआ करता था, और वो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल था। किसमें, कैलीग्राफी में भी वो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल था। लेटर बाद में जाके वो क्या बन गया था, बाद में जाके उसे जो बना दिया गया दीवान बना दिया गया था मुल्तान का। अकबर्स ट्रेडिशन वर मेंटेन्ड बाय जहांगीर, या अकबर का जो ट्रेडिशन था अकबर को जो है फॉलो किया जहांगीर ने, और जहांगीर ने भी है वैसे भी एक जहांगीर का जो मेन पिक्चर है वो कहाँ पे अभी सिचुएटेड है, कहाँ पे अभी उसे ले जाया गया है, तो स्टेट लाइब्रेरी ऑफ बर्लिन में उसे रखा हुआ है।
और जबकि उसका जो दूसरा एल्बम था उसे जो है नादिर शाह लेके चला गया था जब वो दिल्ली पे आक्रमण किया था और दिल्ली को उसने लूटा था। म्यूजिक के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम हुआ अकबर के मुग़ल पीरियड में। जो बहुत सारे आर्टिस्ट जो थे वो ग्वालियर, मालवा, तबरीज, तबरीज जो ईरान में है वहाँ से, या कश्मीर से, ये बहुत सारे जो म्यूजिशियंस थे वो मुग़ल रूल में आए और उनको काफ़ी ज़्यादा पेट्रोनाइज किया गया था। मोस्ट फेमस म्यूजिशियन जो थे उसका क्या नाम था? उसका नाम था तानसेन। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम क्रॉनिकल्स के हिसाब से जो तानसेन था वो एक तरह से शेख मोहम्मद गौस का एक तरह से शिष्य हुआ करता था, लेकिन हिंदू ट्रेडिशन में उसे बताया जाता है कि वो स्वामी हरिदास का शिष्य था। म्यूजिक जो था अकबर के समय में वो एंशिएंट ध्रुपद स्टाइल का म्यूजिक उस समय चलता था, लेकिन बाद में जाके जो है शाहजहाँ जब आया तो उसे ख्याल टाइप का म्यूजिक जो है उसने शुरू किया था। अच्छा, अब देखिए डिक्लाइन कैसे हुआ मुगल एम्पायर का। तो 1707 ईस्वी में है, जो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है जो आने वाले शासक जो थे वो उतने ज़्यादा काबिल नहीं हुए और जिसकी वजह से जो है मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था। अब मेन कॉजेज जो थे उसको देख लेते हैं। तो मेन कॉजेज में है द वास्टनेस ऑफ द एम्पायर। एम्पायर जो है काफ़ी बड़ा हो गया था और शासक जो थे वो उतने कुशल नहीं थे। ओवर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि राजा जो है हर जगह जो है राजा राज किया करता था। जो आज के डेट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता था वो नहीं था। वॉर्स ऑफ सक्सेशन, यानी कि भाई भाई के बीच में ही युद्ध हो जाता था सक्सेशन लेने के लिए। सक्सेसर्स वीक थे, आर्मी जो थी वो वीक होना शुरू हो गई थी। प्रोविंशियल रूलर्स जो थे उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस जो है मुगल रूलर से अपना इंडिपेंडेंस जो है वो घोषित कर दिया था। नॉन इस्लामिक जो लोग होते थे उनके लिए जो है उनका इंटॉलरेंस था, यानी कि हिंदूज पे काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे और उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। अकबर का रिलीजियस पॉलिसी और दक्कन पॉलिसी भी जो है उसकी वजह, औरंगजेब का रिलीजियस पॉलिसी और दक्कन पॉलिसी जो है इसकी वजह से भी मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन किया। और ईरानी और दुर्रानी किंगडम्स ने उस समय जो आक्रमण किया था उसकी वजह से भी, और मेन रीजन जो था वो था अराइवल ऑफ ब्रिटिश के आने के बाद मुगल राज जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने आज पूरा का पूरा जो है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। कल से हम लोग जो है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो निकल के आते हैं मुगल पीरियड से वो डिस्कस करेंगे आने वाले 1-2 लेक्चर में, और भी उसके बाद हम लोग जो है उसका मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग शुरू करेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।